फिल्म की शुरुआत रूसी पनडुब्बी की सेवेस्टोपोल पे चल रहे एक सीक्रेट मिशन पर आधारित दिखा रहा। इसी समय इस पनडुब्बी को एक और पनडुब्बी दिखाई पड़ती है। सेवेस्टोपोल के कैप्टन पनडुब्बी को नष्ट करने का फौरन ऑर्डर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वह पनडुब्बी गायब हो जाती है। फिर जिस मिसाइल को संदिग्ध पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए छोड़ा गया था, वो मिसाइल सेवेस्टोपोल में ही आकर गिर जाती है। इसके बाद सेवेस्टोपोल के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो जितने भी सेवेस्टोपोल में लोग थे वे सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस पनडुब्बी का सबसे विनाशकारी हथियार भी समुद्र के तट पर आ जाता है। लेकिन इस हथियार के बारे में हमें ठीक से नहीं बताया जाता है, लेकिन यह हथियार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर यह हथियार किसी के हाथ लग जाएगा तो वह पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और इस मिसाइल को 2 चाबियों से ही चलाया जाता है, जो कि एक साथ मिल जाएगी तब ही यह हथियार चलाया जा सकता है। इसके बाद IMF के सीक्रेट सोल्जर इथन हंट को दिखाया जाता है, जो कि अपने पास्ट के मेमोरी को याद कर रहा था, जब कोई आदमी ने इथन को माँ को गोली से मार दिया था। जब वो आदमी इथन के माँ को गोली से मार रहा था तो इथन वहीं पर खड़ा था, लेकिन तब इथन बहुत ज़्यादा छोटा था। लेकिन इथन को अभी भी उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से याद है। तो अब हम आगे देखते हैं। इथन के पास उसी सेवेस्टोपोल के हथियार का मिशन हाथ आता है, लेकिन यहाँ पर इथन को उस हथियार के बारे कुछ भी नहीं बताया गया है, कि उसे यह बताया गया कि उसे एक चाबी ढूंढनी है। यह चाबी दरअसल में एली के पास है। दरअसल एलियन ने भी इस चाबी को किसी कुरियर वाले से छीनी थी और उस कुरियर वाले को उसने वहीं पे मार दी थी। इसलिए एलिस के पीछे अब पूरी दुनिया पड़ी हुई है। सब वांटेड हो चुकी है और एलिस के ऊपर 400-500 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। इथर को एलिस को ढूंढना है और साथ ही उस चाबी को भी, क्योंकि एलिस के जान अब खतरे में है और उस चाबी को भी गलत हाथों में जाने से रोकना भी है। और हाल ही में पता चला है कि एलिस जो है राजस्थान में कहीं पर छुपी हुई है, लेकिन उसके पीछे कई सारे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि एलेक्स अब पूरी तरह से वांटेड पड़ चुकी है और उसके पीछे कई लोग पड़े हुए हैं और कई लोग उस पर अटैक कर दिए थे। लेकिन इथर ने आकर एलन को सिग्नल दे दिया था। एलिस और इथर मिलकर उन सभी को सामना करते हैं और यहाँ से सही सलामत निकलकर दोनों भाग जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। गवर्नमेंट के कुछ लोग इन्हीं हथियार और चाबियों के बारे में बात कर रहे थे कि अगर वह हथियार किसी गलत हाथों में चला गया तो वह पूरे दुनिया में तबाही मचा सकता है, लेकिन उस चाबी के बिना वह हथियार कोई काम का नहीं। यह चाबी एलेक्स के पास थी और इन्हें यह खबर हाथ लगी है कि एलेक्स हाल ही में राजस्थान में मारे जा चुकी है। यहाँ पर एक आदमी आता है और वो कैटेस्ट नाम का एक व्यक्ति को बॉक्स देता है। वह व्यक्ति उस बॉक्स को खोलता है तो वह यहाँ जहरीली गैस छोड़कर वह यहाँ पर सभी व्यक्तियों को बेहोश कर देता है। वह बॉक्स में दरअसल एक मास्क था, क्योंकि वह उस आदमी को बेहोश नहीं करना चाहता था, कि वह कैटरी से बात करना चाह रहा था। दरअसल यहाँ पर वो आदमी था वह ईथर था। ईथर ने उस आदमी का चेहरा लगाया हुआ था। इसके बाद वह कैटरी से बात करता है। यहाँ पर ईथर को मालूम चलता है कि दरअसल कैटरिस ने एलेक्स को मारने के लिए राजस्थान में ढेर सारे लोग को भेजा था उस चाबी को वापस लाने के लिए, जबकि कैटरिस ने यहाँ पर इथन को भी भेजा था। इथन कैटरिन से साफ साफ कह देता है कि जब तक उसे यह बात मालूम नहीं चलेगा कि इस चाबी के द्वारा उन हथियारों से क्या होने वाला है, तक यह चाबी उसी के पास रहेगी और वह दूसरी चाबी को भी ढूंढ निकालेगा। आगे इथर तुरंत ही अपने टीम को इकट्ठा करता है, मतलब कि लूथर और बेंजी को। दोनों ही इथर के टीम के सबसे मेन आदमी है। इथर उन दोनों पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा भी करता है। यहाँ पर इथर उन दोनों को उन चाबियों के बारे में बताता है और पूरा मिशन भी समझा देता है।
और साथ ही वह उन दोनों को यह भी बताता है कि कल एक आदमी आ रहा है जो हमें एयरपोर्ट पर उन दोनों चाबियों के सौदे के बारे में बताने वाला है। हम उस आदमी से सौदा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर वह इन दोनों चाबियों का क्या करेगा। इसके बाद एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल इथन को ढूंढने के लिए ढेर सारे लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर इथन ढूंढ रहा होता है उस आदमी को जिसके पास दूसरी चाबी है। यहाँ पर काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो नजर तो नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद उसे एक लड़की दिखाई पड़ती है जिस व्यक्ति के साथ वह सौदा करने वाले होते हैं उसने उस व्यक्ति से वह चाबी चुरा ली थी और उस लड़की का नाम ग्रेस होता है। धन ने यह देख लिया था कि वह लड़की ने इस चाबी को चुरा ली थी। धन तुरंत ही उस लड़की के पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि यह चाबी शायद तुम्हारे काम नहीं आने वाली है। बातों ही बातों में इथर ने ग्रेस से वह चाबी चुरा ली थी। इथन ने यहाँ पर ग्रेस से पूछता है आखिर वे लोग इस चाबी का क्या करने वाले हैं और तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ पर ग्रेस उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर दूसरी तरफ एयरपोर्ट में बेंची को एक बैग मिलता है। इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में मालूम पड़ता है। वे तुरंत ही उस बॉम्ब के पास पहुंचते हैं और उसे डिफ्यूज करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब उसके अंदर था ही नहीं और उनके टीम को यह मालूम पड़ता है कि दरअसल वो यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। और यहाँ पर इथन को वह आदमी नजर आ रहा होता है जिसने कि उसकी माँ को मारा था। बंदे का नाम गैब्रियल होता है और देखते ही देखते गैब्रियल भी यहाँ से गायब हो जाता है। देखकर इथर को भी बड़ा ही अजीब लगा था। के बाद वह अपने दोस्तों के साथ होता है और उस वक्त वह अपने जेब में हाथ डालता है। उसे यहाँ पर यह मालूम चलता है कि उसके जेब में वह चाबी नहीं है, हालांकि फिर से वह चाबी ग्रेस ने चुरा ली थी। आगे हम ग्रेस को दूसरे देश में देख पाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑफिसर ने ग्रेस को अरेस्ट कर लिया होता है। ये ग्रेस एक चोर और फ्रॉड लड़की होती है। के ऊपर कई सारे इल्जाम लगे हुए थे। सारे ऑफिसर ग्रेस से पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर गैब्रियल आता है। गैब्रियल दरअसल उन ऑफिसर से यह जान रहा होता है कि आखिर ग्रेस के पास से क्या क्या निकला, क्योंकि उसे तो बस वह चाबी चाहिए होती है। यहाँ पर ग्रेस को बताया जाता है कि उसका वकील आ गया है। जैसे ही वह वकील के पास जाती है उसे मालूम चलता है वकील कोई और नहीं बल्कि इथर होता है। इथन को यहाँ पर बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर ग्रेस के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं पीछे, कि उन्हें किसी भी हालत में वह चाबी चाहिए होती है। यहाँ पे इथर को भी वही चाहिए होती है, लेकिन यह वहाँ ग्रेस को प्रोटेक्ट भी करना चाहता है। के पीछे सीआई के लोग और गैब्रियल के लोग, सारे एजेंसी के लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर किसी तरह ग्रेस भाग निकलती है। इथन उसका पीछा करता है। इथन को बहुत अच्छे से मालूम है कि ग्रेस भागने में एक्सपर्ट है। उसके हाथों में और अपने हाथों में हथकड़ी बांध लेता है। यहाँ पर इथन को भागने के लिए एक येलो कलर की छोटी सी कार थी, इसको आईएमएफ के लोगों ने हायर की थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उस कार में बैठकर यहाँ से भागना पड़ता है। कई सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे और उनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जो इथर को, ग्रेस को मारना भी चाहते हैं। में से एक पेरिस नाम की लड़की थी जो कि गैब्रियल ने उसे हायर किया था और उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी और इसे चाबी को हथियाना चाहते थे। यहाँ से ये लोग किसी तरह भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आखिर में यहाँ पर ग्रेस इथन को फिर से धोखा दे देती है और उसके हाथ से वह चाबी लेकर फरार हो जाती है। लेकिन ग्रेस ने इथर को बता दिया था कल वो इस चाबी को 12 बजे डिलीवर करने वाली है। उस जगह के बारे में ग्रेस ने इथर को बता दिया था। वे टीम को इथर ने इकट्ठा तो करता है, लेकिन उस जगह पर एलिस और इथर ही जाते हैं। उस पार्टी में हम गैब्रियल्स को देखते हैं, वह पूरी अपने टीम के साथ था। यहीं पर हम ग्रेस को भी देख पाते हैं। ग्रेस को ऐसा लगता है कि शायद उसे गैब्रियल ने ही हायर किया था इस चाबी को चुराने के लिए।
पर गैब्रियल उससे बात करता है, लेकिन उसके बात करने के दौरान गैब्रियल को यहाँ मालूम पड़ता है कि इस बंदे ने उसे हायर नहीं किया था बल्कि वाइट विडो ने किया था, क्योंकि उसके बात करने के दौरान यहाँ पर आ चुकी थी। यहाँ पे वाइट विडो ने ग्रेस से कहा था, मैंने ही तुमसे कहा था इस चाबी को चुराने के लिए और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे। तभी ही यहाँ पर इथन भी आ चुका था। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके थे और उस चाबी के बारे में बात कर रहे थे। प्रोफेसर गैब्रियल ने उस वाइट विडो उस चाबी का सौदा किया था, लेकिन उसे कहीं न कहीं यह बात लगने लगा था यह सब लोग गलत हैं, इसलिए वह यह चाबी छिपा लेती है। यहाँ पर ग्रेवियल्स नाम का जो बंदा था वह इसे किसी भी तरह से चाबी चाहिए ही थी। वह इन सभी लोगों से कहता है कि मुझे यह चाबी किसी भी प्रकार से पाने की उतनी ज़्यादा इच्छा नहीं है, क्योंकि कल यह चाबी मेरे पास अपने अपने ही आ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को मेरे पीछे का ताकत का अंदाजा नहीं है। यहाँ पर वाइट विडो को यह मालूम नहीं है कि उस चाबी से क्या खुलता है, लेकिन गैब्रियल को बहुत ही अच्छे से मालूम है कि इस चाबी से क्या खुलता है। इसी के बारे में इथन वाइट विडो को समझाने की कोशिश करता है कि ये चाबी हमने गैब्रियल के हवाले कर दी तो वह उसे इस चाबी को लेकर पूरी दुनिया को मिटाकर रख देगा। यहाँ पर गैब्रियल वाइट विडो से कहता है कि तुम्हें यहाँ मेरी ताकत का अंदाजा नहीं, अगर तुम्हें मेरे ताकत को आजमाना है तुम्हें बता देता हूँ कि आज रात किसी की जान जाएगी, तो वह यहाँ आज ग्रेस की होगी या फिर एलिस की। गैब्रियल कहता है वह यहाँ ईथर का किस्मत लिख रखा है, तुम्हारी भी लिखवाना चाहते हो, बात करोगी। सुनने के बाद वाइट विडो कहीं न कहीं डर जाती है, इसलिए वह गैब्रियल के साइड ही रहती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ फाइट होना शुरू हो जाती है। ग्रेस उस चाबी को लेकर फरार हो जाती है, लेकिन ईथर को यहाँ किसी भी तरह से एलिस और ग्रेस दोनों को बचाना था, इसलिए ईथर ग्रेस के पीछे पीछे भागता है। यहाँ पर बेंजी और लूथर उसे घेर लेते हैं, उसे ईथर के पास पहुंचाने का रास्ता बता रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें मालूम चलता है गैब्रियल ने उनके डिवाइस को हैक कर लिया है। गैब्रियल, वेंजर और लूथर की आज में ईथर को उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ पर कि गैब्रियल उसे पहुंचाना चाहता है। इथन अब भागते हुए जब उस पतली सी गली में पहुंचता है, वहाँ पर उसका इंतजार पेरिस और एक आदमी कर रहा होता है। पेरिस बहुत ही ज्यादा खूंखार लड़की होती है। यहाँ पर ईथर और पेरिस के उस आदमी के साथ काफी धुआंधार घंटों तक लड़ाई होती है। तीनों ही एक दूसरे के ऊपर भारे पड़ रहे होते हैं, लेकिन आखिर में ईथर ने उन दोनों को धूल चटा देती है। पेरिस ने यहाँ पर ईथर को तो मारना चाहता है, लेकिन आखिर में ईथर ने ये जंग जीतने के बाद पेरिस के जान को बख्श दिया होता है। और यहाँ पर ग्रेस भागते भागते इसी तरह से गैब्रियल के पास पहुंच चुकी होती है। गैब्रियल के पास पहुंचने के बाद गैब्रियल ने उससे फाइट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन ग्रेस उससे फाइट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एलिस आ जाती है। उसके हाथ में एक तलवार थी। तलवार निकालने के बाद वह गैब्रियल से धुआंधार फाइट करना शुरू कर देती है, लेकिन गैब्रियल एलिस को जान से मार देता है। उसने सही कहा था, आज रात या तो एलिस या तो ग्रेस की जान जाएगी। तो एलिस की जान चली जाती है, जिससे कि बेंजी, लूथर और इथन बहुत ज़्यादा सैड थे, क्योंकि वह उसके टीम के हिस्सा थे। यहाँ पर इथन को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। तब इथन ग्रेस से कहता है कि तुम हमारे साथ काम करोगे, क्योंकि तुम बिल्कुल भी सेफ नहीं हो और तुम कुछ दिन तक ही जिंदा रह सकती हो, इसलिए अब तुम हमारे साथ काम करोगे। और ओरिएंटल एक्सप्रेशन पर वाइड तो जिस चाबी का सौदा करने वाला था, मैं वहां पर जाकर जानना है कि आखिर वह इन चाबियों का क्या करने वाले हैं। इसलिए वह एक प्लान बनाते हैं कि वह एक वाइट विडो और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को जोलो से उसे बदलेगी कर यह सौदा करने के लिए ओरिएंटल एक्सप्रेस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा वाइट विडो का चेहरा बना लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह जोलो का भी चेहरा बना पाते हैं पर मशीन खराब हो जाती है। तो यहाँ मिशन अकेले ही ग्रेस को करना होता है, लेकिन इथन उससे वादा करता है वक्त रहते उस ट्रेन पर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमें ओरिएंटल एक्सप्रेस दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई जाती है वाइट विडो को
जो कि किसी आदमी के साथ सौदा करने वाली थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि कैटरिज होता है। कैटरिज से व्हाइट विडो सौदा तो करती है, लेकिन हमें यहाँ पर मालूम पड़ता है असल में व्हाइट विडो कोई और नहीं बल्कि ग्रेस है। इसलिए व्हाइट विडो को ग्रेस ने बाथरूम में बंद कर दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेवियल, जो कि ओरिएंटल एक्सप्रेस में ही था। यहीं पर हम गवर्नमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर को देखते हैं कि ग्रेवियल से सेमेस्टोपोल सबमरीन के बात कर रहा होता है। वह उससे कहता है कि मैं इकलौता बंदा हूँ जिसे सेमेस्टोपोल के हथियार के बारे में मालूम है, लेकिन इसके बारे में ग्रेवियल को भी मालूम था। जबकि ग्रेवियल को ऐसा लग रहा था कि इसके बारे में सिर्फ ग्रेवियल को ही मालूम है। लेकिन जब उसे मालूम चला कि इसे भी इसके बारे में मालूम है, ग्रेवियल उस बंदे को मार देता है। लेकिन आखिर में वह पेरिस को भी मारने का कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था वह उसे धोखा देने वाली है, क्योंकि ईथर ने पेरिस की जान बख्श दी थी। साथ ही ग्रेवियस ने ट्रेन के सारे ब्रेक को फेल कर दिया था, ट्रेन को फुल रफ्तार पर छोड़ दिया था। यहाँ पर मालूम चल गया था व्हाइट विडो नहीं बल्कि ग्रेस है, लेकिन उसने किसी तरह से वह चाबी को हथिया कर से भागने में कामयाब हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम ईथन को देख पाते हैं कि हाथों से यह ट्रेन मिस हो चुकी थी, क्योंकि यह ट्रेन स्लो नहीं हो रही थी। ईथन के पास कोई और रास्ता नहीं था, वह एक पहाड़ी पर था। दूसरी तरफ जो लोग इस ग्रेस को गन पॉइंट पर ले लेता है, वह उससे चाबी भी छीन लेता है, और वह जब ग्रेस को मारने ही वाला होता है, यहाँ पर ईथन की एंट्री होती है। वह सही वक्त पर आकर ग्रेस को बचा लेता है, लेकिन इसी चीज का फायदा उठाकर ग्रेवियस उनसे चाबी छीनकर भाग जाता है। पर ईथन ग्रेस से कहता है कि ट्रेन के सारे ब्रेक फेल हो चुके हैं, तुम्हें किसी भी हालत में इस ट्रेन को रोकना होगा। दूसरी तरफ जो ईथन है वह ग्रेवियस के पीछे जाता है, क्योंकि उस ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ था। यहाँ पर वह उसे चाबी छीनना चाहता है, इसलिए उन दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। आखिर में फाइट में ईथन तो जीतता है, लेकिन यह चाबी जो होता है वो ग्रेवियल अपने साथ ले जाता है। आखिर में ईथन और ग्रेस मिलकर इस ट्रेन का इंजन निकाल देते हैं। आगे एक ब्रिज पड़ता है, यहाँ पर ग्रेवियल ने ढेर सारे बम लगाए हुए होते हैं। इंजन उस ब्रिज पर पहुंचता है, यहाँ पर जोरदार धमाका होता है। इसी चक्कर में धीरे धीरे कर सारे बोगियां जो नीचे गिरने लगती है। इन्हीं बोगियों में ईथर और ग्रेस भी थे। यहाँ से किसी तरह निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में वह दोनों मरने ही वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर सही वक्त पर पेरिस आती है, यहाँ पर ग्रेस और ईथर के जान वह बचा लेती है, लेकिन ग्रेवियल ने पेरिस को बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर देती है। के बावजूद भी पेरिस ईथन को सब कुछ बता देती है सेवेस्टोपोल सबमरीन के बारे में। आखिर में इन दोनों के पास एक ही पैराशूट होने के कारण ईथन यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ग्रेस जो है वह पुलिस वाले के हाथ अरेस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ ईथन ने ग्रेस को पहले ही कैटरीन नाम के व्यक्ति के बारे में बता दिया होता है। इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। हम देखते हैं ग्रेवियल जैसे ही अपने पॉकेट को चेक करता है, उसे मालूम चलता है उसके पास वह चाबी नहीं है, बल्कि चाबी तो ईथन के पास है। गेम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कि यह मिशन अभी सेमेस्टोपोल हथियार के बारे में बताएगा। आखिर वह क्या कर सकता है। तो दोस्तों, मिशन इम्पॉसिबल के हर फिल्म में एक्शन एक अलग ही डोज होता है। यह किसी फिल्म के मुकाबले हाई क्वालिटी की होती है, और यह बात टॉम क्रूज और क्रिस्टोफर मैकबेरी ने इस फिल्म में साबित की है। फिल्म में क्रिस्टोफर एक्शन के साथ बीच में इमोशन भी बहुत ही अच्छे से डाले हैं। एक आधो जगह पर डायलॉग्स थोड़ी बोरिंग सा भी लगता है, लेकिन एक बार एक्शन शुरू होने के बाद स्क्रीन से चाहकर भी नजर हटा नहीं पाएंगे। चाहे शुरुआती रेगिस्तान एक्शन हो, इसमें एक्शन हो, ट्रेन कार में अपनी जान बचाने की कोशिश हो, क्लाइमैक्स में ट्रेन का सीन हो, ज्यादातर एक्शन अपना पलक झपाते ही दिखा देता है। इनका बाइक से कूदना और ट्रेन का सीन तो अमेजिंग है। हंट और उसके टीम का सामना पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AI रॉन दुष्ट हो गया, दुनिया को तबाह करने की धमकी दे रहा है। हंट और MI5 को इस चाबी को ढूंढने की और उसे ऐसा करने के लिए रोकना है। ये इस फिल्म का प्लॉट का केंद्र है, लेकिन यह बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है। दिलचस्प कहानियाँ
को देखने के लिए ही नहीं बल्कि प्रोटोकॉल के बाद क्रूज एक एक्टर एंटरटेनमेंट के रूप एक मिशन पर हैं। इसके बाद से चाइजी के फिल्म में वह खुद से लड़ते हैं। ये उम्र के बावजूद हर फिल्म में अपनी ही सीमाओं को तोड़ते हैं। उनके स्टंट दंग कर देते हैं। रैंकिंग पार्ट 1 में भी इससे अलग नहीं है। यहाँ पर भी टॉम क्रूज बाइक के चोटी पे बाइक चलाए हुए दिखते हैं। ट्रेन और टूटती पुल पर एक्शन करते हैं और फ्री डबल और स्टंटमैन का इस्तेमाल न करने वाले टॉम क्रूज फिल्म में भी स्टंट खुद ही किए हैं। 8 साल के उम्र में टॉम क्रूज एनस 16 साल की लड़के से नहीं है। ट्रूपर्स और मैक्स बैरी टॉम्स ने इम्पॉसिबल मिशन पे काम किया है। दोनों को यह जोड़ी एक दूसरे की साइड फिल्म में दिखा रही है। देखना दर्शकों के लिए एक विजुअल है। हमने अपने एक्टिंग और एक्शन के साथ यह इम्पॉसिबल 7 को हैशटैग एक्शन फिल्म साबित किया है। स्थान पर घोड़े पर बैठकर एक्शन की शुरुआत हो, छोटे हवाई जहाज के इस्तेमाल से हमें किया हुआ इस बाइक स्टंट से कई सीन टॉम तरह से करते हैं कि देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 8 साल के उम्र में टॉम क्रूज ऐसे खतरनाक एक्शन करते हैं जिसे पहले कभी नहीं किया हो। खतरनाक एक्शन फिल्म के साथ साथ भावनात्मक दृश्यों में टॉम क्रूज बहुत ही प्रभावी ढंग से निभाते हैं। फिल्म में एक्शन ट्रेन एक्शन बहुत ही अमेजिंग है। खास करके नदी के घाटी पे लटकते हुए ट्रेन का जब एक डिब्बा गिरता है तो ऑडियंस की आंखें दंग रह जाती है। फिल्म में टॉम क्रूज के साथ पाए गए दृश्य एडम्स अपने फिल्म में भूमिका को खूब ढंग से निभाई है। उन्हें एक तेज चोर के रूप में देखना दुखद अनुभव है। का क्लाइमैक्स ऐसे मोड़ पर खत्म होता है। यहाँ से यह पता चलता है कि फिल्म का अगले भाग एडवेल की भूमिका खास होगी। किसी भी हीरो का कहानी तभी रोचक लगती है जब विलन से काफी तगड़ा हो। बात मिशन इम्पॉसिबल क्रैक कर लेती है। विलन के लिए एक बात कही गई है, दुश्मन सब जगह होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। दुश्मन का दुश्मन कोई इंसान ही नहीं जिसे हराकर जंग जीती जा सकती है। एक ऐसा हथियार है जिसे सरकारों ने बनाया, ने मतलब के लिए अब्यूज किया, ने जनक से शक्तिशाली होकर इंसान के लिए वास्तविकता के लिए मतलब बदल सकता है। को परफेक्शन के साथ खिलवाड़ करता है। इंसान का सबसे मौलिक अधिकार है चुनाव। हर पद स्थिति में चुनाव करने की आज़ादी दुश्मन वह तक छीन सकता है। ये दुश्मन को कोई आखिर कैसे ही हरा सकता है। इस फिल्म को 2 पार्ट में बांटकर ही सही किया है। इस कहानी के हीरो के मिशन इम्पॉसिबल 7 के हीरो टॉम क्रूज एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। हर मिशन इम्पॉसिबल के साथ टॉम की उम्र ही नहीं बढ़ रही है बल्कि बार भी ऊंचा करते जा रहे हैं। इसमें 3 ग्राफिक्स सीन है। बाइक और कार चेस टॉम और हेल्टेल के किरदार बचकर भाग रहे होते हैं। दूसरा है वह सीन जहां टॉम में कूदते हैं। तीसरा है ट्रेन वाला सीन। पॉइंट पर मुझे उनके जान के लिए लेकर डर लग रहा था कि यार ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, सब कुछ कैसे कर सकता है। करते वक्त भले ही टॉम क्रूज आत्मविश्वास से भरे हो लेकिन आखिर इथन खाई पर कूदने से डर रहा हो तो पर्दे पर वही दिखता है। अपने कैरेक्टर को भली भांति समझते हैं। मिशन इम्पॉसिबल रैंकिंग पार्ट 1 को लिखा और बनाया है क्रिस्टोफर मैगनेस ने। से पिछली 2 मिशन फिल्मों भी वही ने बनाई थी। मिशन इम्पॉसिबल 7 मिशन बहुत ही दुरुस्त है। क्रिस्टोफर को पता है कि वह कैमरे में वह क्या कैद करना चाहते हैं। साथ में क्राफ्ट की इतना समझ भी उन्हें कैप्चर किया जाएगा। 2 बड़े एक्शन स्क्रीन पे है और शूट से एडिटिंग तक वह ढीले नहीं पड़े। ऑडियंस को इंगेज रखते हैं। इथन को उनके चाबी के बारे में क्लियरिटी नहीं होती है। फिल्म में डच एंगल दिखाया जाता है लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ होने लगती है अपना संतुलन फिर से पा लेता है। मैं क्रिस्टोफर मैकबेरी के साथ ट्रेजर का क्रेडिट चाहता है। मिशन इम्पॉसिबल 7 एक टिपिकल मिशन फिल्म है। यही बात इसकी ताकत भी है। अपने एक्शन के बलबूते पर यह फिल्म कहानी नहीं खींचती है बल्कि सचमुच में यह एक मास्टर ब्लास्टर फिल्म है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब। साथ ही आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा मिशन इम्पॉसिबल 7 इसमें से अच्छी फिल्म कौन सी लगी।
और आप हमें बताएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।